वेलकम अगेन चौधरी कंपटीशन क्लासेस। तो इंडियन एयरफोर्स का जो एग्ज़ाम शेड्यूल है आ चुका है। 12 जुलाई से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट इनटेक 2022 का 12 से 18 जुलाई के मध्य आपका एग्ज़ाम होने वाला है। और आपकी जो एग्ज़ाम डेट है अर्थात आपका जो एग्ज़ाम है किस डेट को होगा और कहाँ पर आपका सेंटर होने वाला है उसका भी आपको 4 से 5 दिन में आपका डेफिनेटली पता चल जाएगा। अर्थात 4 से 5 जुलाई को आपको पता चलने वाला है। तो उससे पहले मैं आपके लिए अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट कराने की कोशिश करूँगा और वही आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ जो इंडियन एयरफोर्स के एग्ज़ाम में अब तक क्वेश्चन पूछे गए हैं। यदि आप इसके लिए तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए प्रैक्टिस सेट बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो समय को ध्यान में रखते हुए हम देखिए सेम उसी पैटर्न पर मैं आपके लिए 50 क्वेश्चन कराऊंगा जिस तरीके से इंडियन एयरफोर्स के वाइग्रो में आपके लिए 50 क्वेश्चन किए जाते हैं, जिसमें आपका 20 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं। वहीं आपका सेक्शन 2 में आपका पेपर बटा होता है। सेक्शन फर्स्ट आपका इंग्लिश होता है जिसमें आपके 20 क्वेश्चन होते हैं। वहीं आपका सेक्शन सेकंड होता है। सेक्शन सेकंड में आपका रागा होता है जिसमें आपका जीके, जनरल अवेयरनेस, आपका साथ साथ में मैथमेटिक्स, रीजनिंग, ये सभी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसी पैटर्न पर आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो प्रारंभ करते हैं समय को ध्यान में रखते हुए। और जो भी कोई कैंडिडेट चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि जो कैंडिडेट पहली बार एग्ज़ाम में विजिट कर रहे हैं तो उनको भी एक आइडिया लग जाए कि किस तरीके से पैटर्न रहता है। तो प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले आपको इंग्लिश में चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड्स। तो आपको यहाँ से क्या है कि करेक्ट स्पेलिंग वर्ड बताना है। तो आपके सामने 4 वर्ड्स दिए गए हैं, आपको इसमें से करेक्ट स्पेलिंग वर्ड बताना है। तो आपके लिए आपको पता होगा जिस कैंडिडेट ने इंडियन एयरफोर्स का एग्ज़ाम दिया है तो आपके लिए एक क्वेश्चन स्पेलिंग से संबंधित पूछा जाता है। अर्थात आपके लिए एक रॉन्ग स्पेलिंग उसमें दी गई होती हैं, आपको उसमें राइट स्पेलिंग बतानी होती है। तो आपको यहाँ पर पहचान करनी है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वह राइट आंसर ए होने वाला है। इस जो एस्थेटिक होता है, एस्थेटिक की जो राइट स्पेलिंग होती है AESTHETIC होती है। इसका मतलब होता है सौंदर्य। तो इसका इस तरीके से जो आंसर है एस्थेटिक हो जाएगा। वहीं आपका जो सेकंड है, सेकंड में आपको इनडायरेक्ट नरेशन फ्रॉम द ग्रुप। तो इनडायरेक्ट इसका आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो देखिए कहीं ना कहीं जो इनडायरेक्ट हुआ, पैसिव एक्टिव हुआ, तो कहीं ना कहीं आप ऑप्शन के थ्रू आराम से उसको लगा सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादा समय लगाने की ज़रूरत है नहीं। तो यदि आपने थोड़ा भी इसमें पढ़ लिया है तो कहीं ना कहीं आप आइडिया लगा कर इसमें आराम से अपना अच्छा स्कोर कर सकते हो। और 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं और उसमें आपका आप आराम से जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसको राइट कर सकते हो। तो आप यहाँ से देख पाओगे जो फर्स्ट दिया गया द नर्स इनक्वायर्ड मी हाउ आई वाज। और वहीं आपका जो बी दिया गया है, बी में आप इसको रीड करें द नर्स आस्क्ड मी हाउ आई वाज। वहीं जो सी है द नर्स टोल्ड मी हाउ आई वाज। वहीं जो डी दिया गया है, डी में आपका नन ऑफ एबव। तो आपको यहाँ पर देखना है सबसे पहले जो सेंटेंस है किस वे में जा रहा है। तो आप यहाँ देख पाओगे हाउ अर्थात हाउ से शुरू हो रहा है तो यह इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस की जो नरेशन बनती है वह आस्क्ड से बनती है। तो आप यहाँ से देख सकते हो जो बी है, बी केवल यही ऑप्शन दिखा रहा है जिसमें आस्क्ड आपका है। आप यहाँ से देख सकते हो द नर्स आस्क्ड मी हाउ आई वाज। तो इसका इस तरीके से जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। वहीं आपका जो थर्ड है एडजेक्टिव ऑफ द गिवन नाउन। तो आपका एडजेक्टिव भी बनाने के लिए आता है आपका एग्जाम में। तो आप यहाँ से देख पाओगे बिलीफ का आपको एडजेक्टिव बताना है। बिलीफ का जो एडजेक्टिव होता है वह बिलीवेबल होता है। तो बिलीव एक नाउन है और आपका इसको एडजेक्टिव बताना है। तो इसका जो एडजेक्टिव हो जाएगा वह बिलीवेबल हो जाएगा। वहीं आपका जो फोर्थ है, फोर्थ में आपको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स बताना है। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स भी आपके लिए वहाँ पर इंडियन एयरफोर्स के एग्जाम में 2 से 3 पूछी जाती हैं। मैं आपका नॉर्मल ये होती हैं जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। आपके लिए मैं 12 से 13 दिन प्रैक्टिस सेट कराऊंगा और वहीं से आपके लिए जितनी भी इंग्लिश में नियम होते हैं सभी वहीं से फंसने वाले हैं। तो आप यहाँ से देखें द ग्रेटर द डिमांड, इसमें आपको खाली स्थान दिया गया, इसमें आपको भरना है क्या आना है द प्राइस। तो देखिए आप यहाँ से देखें द ग्रेटर, तो यह एक एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव कौन सा है आप यहाँ से देखें पॉजिटिव एडजेक्टिव है नहीं, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग हो रहा है। तो आपको यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का ही प्रयोग करना है। तो देखें आपका जो कंपैरेटिव डिग्री है द ग्रेटर है। तो इसी तरीके से जो हाई है, हाई का जो कंपैरेटिव बनने वाला है हायर बनेगा और उससे पहले द का प्रयोग होना ही है। तो आप यहाँ से देखें इसका जो राइट आंसर है वह सी हो जाएगा। वहीं आपका जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट में आपको फिल इन द ब्लैंक्स विद सुइटेबल वर्ड्स। तो आपको यहाँ पर भी फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। माई बुक इज़ द न्यू वन। तो आप यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स दी गई है इज़ द टर्न वन। तो इसमें आपको फिल करना है। तो आप यहाँ से देखें जो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उसकी जो शुरुआत हो रही है वो माई बुक से हो रही है। अर्थात
एक पसेसिव एडजेक्टिव से हो रही है, और जब पसेसिव एडजेक्टिव दो क्लोज में दिए गए हों तो सेकंड क्लोज में भी आपका पसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। फर्स्ट क्लोज आपका ये रहा, और आपका जो सेकंड क्लोज है वह भी आपका पसेसिव एडजेक्टिव से प्रारंभ होगा। तो यू का जो पसेसिव एडजेक्टिव होगा वह योर्स हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका जो राइट आंसर है वह सी हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपके लिए फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाएंगे, और वहीं आपका एंटोनिम सिनोनिम्स भी पूछे जाते हैं। आपका चूज द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द चॉइसेस। तो आपको फ्यूरी का आपको यहाँ से सिनोनिम्स बताना है। तो फ्यूरी का जो सिनोनिम्स होगा वह फ्रेंजी हो जाएगा। फ्यूरी मतलब होता है हिंसक, क्रोध टाइप का। तो इस तरीके से इसका जो सिनोनिम्स है वह फ्रेंजी हो जाएगा। फ्यूरी मीन्स हिंसक, क्रोध। और वहीं आपका जो वायलेंस है, वायलेंस अर्थात जब ज़्यादा ही हिंसात्मक घटना हो तो उसके लिए हम वायलेंस का प्रयोग करते हैं। वह सॉवर है, सॉवर का अर्थात आप काम शांत हो जाएगा। वहीं इसका जो देखिए इसमें आपके लिए सिनोनिम्स बोल रहा है, वहीं आपका जो सॉवर है इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। सॉवर का मतलब होता है शांत। स्पीड आई थिंक सभी कैंडिडेट को पता ही है। वहीं आप यहाँ से देखें नेक्स्ट में आपका एक्सप्लेन, आपका यहाँ पर रॉन्ग पोर्शन बताना होता है। इसमें जो रॉन्ग पोर्शन है कौन सा है, ब्रेड एंड बटर आर ए होलसम फूड। तो आप यहाँ से देख सकते हो आपका वर्ब से संबंधित इसमें एरर पूछा जाता है। तो इसमें आपको एरर बताना है, इसमें एरर कौन सा है, ब्रेड एंड बटर आर ए होलसम फूड। तो आप यहाँ से देख पाओगे ब्रेड एंड बटर एक पेयर वर्ड होते हैं, और पेयर वर्ड के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे जो आर है, आर एक प्लूरल वर्ब है, और प्लूरल वर्ब यहाँ पर प्रयोग होगा नहीं, क्योंकि ब्रेड एंड बटर एक पेयर वर्ड है, और पेयर वर्ड के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो इस तरीके से इसके साथ इसका प्रयोग हो जाएगा। तो आप यहाँ से देख पाएंगे इसकी जो रॉन्ग पोर्शन है वह बी है, आर की जगह इसका प्रयोग हुआ। वहीं आप यहाँ से देख पाएंगे गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। तो आप यहाँ से देख पाएंगे केवल आपको यहाँ पर एक वर्ड देना है, और इस तरीके का एक क्वेश्चन आपके इंडियन एयरफोर्स के पेपर में पूछा जाना है। ए यंग वुमेन हु इज़ नॉट मैरिड। तो इसका जो राइट आंसर है मेडन हो जाएगा। एक जवान औरत जिसकी शादी ना हुई है उसे मेडन बोलते हैं। वहीं आपका जो सरप्लस है, सरप्लस का आपको यहाँ पर एंटोनिम्स दे देना है, और सरप्लस अर्थात अधिक मात्रा में। वहीं आपका जो रिडक्शन है, रिडक्शन का मतलब होता है कम मात्रा में। तो सरप्लस, सरप्लस मीन्स अधिक, और वहीं आपका जो एंटोनिम्स है वह रिडक्शन हो जाएगा। वहीं आपका जो 10th है, द नन लिव्स इन। तो जो नन है वह कहाँ रहते हैं, तो नन इस तरीके से धार्मिक से जुड़े हुए होते हैं। जो धार्मिक गुरु होते हैं उनके लिए हम नन का प्रयोग करते हैं। तो वह कहाँ रहते हैं, मोनेस्टेरी में। तो इसका जो राइट आंसर है वह मोनेस्टेरी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके वन वर्ड्स पूछे जाते हैं। तो इंग्लिश का देखिए बहुत ही, मैं ये तो नहीं बोल रहा हूँ बहुत ही आपका सिंपल होता है, तो कहीं ना कहीं आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए सिंपल डेफिनेटली लगने वाला है। वहीं आपका चूज़ द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म, तो आपको यहाँ से इनडायरेक्ट फॉर्म चुननी है। सेम आपको यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन का एलिमिनेट करें, और जब आप क्वेश्चन एलिमिनेट करेंगे तो कहीं ना कहीं आप राइट आंसर ढूंढ पाओगे। तो आप यहाँ से देखें ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट ही हैड वॉन। वहीं आपका जो बी दिया गया ही टोल्ड विद जॉय दैट ही हैड वॉन। वहीं आपका जो सी दिया गया ही हैड विद जॉय दैट ही हैड वॉन। तो आप यहाँ से देख पाओगे जो एक्सप्लेन्ड होता है, एक्सप्लेन्ड के साथ हमेशा जो खुशी जाहिर कर रहा है, और खुशी जाहिर करने के लिए हमेशा एक्सप्लेन्ड का प्रयोग होता है। तो आप यहाँ से देखें इज ए एक्सक्लेमेटरी सेंटर है, और ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के साथ जो इनडायरेक्ट फॉर्म होता है इस तरीके से होता है ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट ही हैड वॉन। तो इस तरीके से इसका जो राइट आंसर है वह ए हो जाएगा। वहीं आपका जो 12 दिया गया आपको यहाँ से पैसिव बनाना है, इसका पैसिव क्या बनेगा, सी टॉट मी इंग्लिश। तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट बनाए, जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बनाए। तो आप यहाँ से देखें जो ऑब्जेक्ट है मी है, और मी का जो सब्जेक्टिव केस बनेगा वह आई बनेगा। और सबसे पहले आप सेंटेंस को देखें, सेंटेंस आपका आप यहाँ से देख पाएंगे सिंपल पास्ट में जा रहा है। सिंपल पास्ट सेंटेंस का आप यहाँ से यदि पैसिव फॉर्म में ले जाना है तो आप यहाँ से देख पाओगे आपको पास्ट कंटिन्यूस में लेकर जाना पड़ेगा। तो इसका जो पास्ट कंटिन्यूस है आई के साथ वास का प्रयोग हुआ। वहीं आपका टॉट इंग्लिश, और वहीं आपका जो सी है, सी का जो ऑब्जेक्टिव केस है वह हर बनने वाला है। तो इस तरीके से इसका जो राइट आंसर है सी ही बनेगा। तो जिस तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैसिव वॉइस पूछे जाते हैं सेम इसी तरीके के पूछे जाते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछे जाते हैं। तो आप क्या है कि क्वेश्चन के थ्रू ही आप राइट आंसर कर पाओगे यदि आपने अच्छी तरीके से प्रैक्टिस की है। तो वहीं आपका जो 13 है, 13 आप द लॉयन लिव्स इन, अर्थात
जहाँ शेर रहता है उसे क्या कहते हैं, तो उसके लिए हम लेयर का प्रयोग करते हैं। वही आपका जो एक्वेरियम होता है, एक्वा मतलब पानी, और रियम अर्थात जो जल में रहते हैं उनके लिए एक्वेरियम का प्रयोग करते हैं। वही आपका जो केनल होता है, कुत्ता जो रहता है उसकी कुत्ता अगर को हम केनल बोलते हैं। वही आपका द प्लेस फॉर बीज लिव्स इन, जो मधुमक्खियाँ होती हैं, मधुमक्खियाँ के रहने के स्थान को क्या कहते हैं, तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है। तो वहीं आपका हाइव अर्थात मधुमक्खी के छत्ते को हाइव बोलते हैं। वहीं इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा। और जो स्टबल होता है, स्टबल का मतलब घोड़े का रहने का स्थान। वहीं आपका जो केनल है, कुत्ता, अगर आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, और लेयर आपके लिए पहले ही बता चुका हूँ। तो इस तरीके से जो 14 है, 14 का जो राइट आंसर है वो हाइव हो जाएगा। और आपको यहाँ पर पैसे बनाना है, द टॉम वाज मेकिंग ए काइट। तो आपको क्या करना है, सेम उसी पैटर्न पर आपको बनाना है। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का आपको यहाँ पर सब्जेक्ट बनाना है। तो उसमें आप देखें ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपका एक काइट है, तो एक काइट, और आपको सेंटेंस देखना है। सेंटेंस आपका पास्ट कंटिन्यूस में जा रहा है, तो पास्ट कंटिन्यूस में आपको बैंक का सहारा लेना पड़ेगा आपको पैसिव वॉइस में बनाने के लिए। तो आप यहाँ से देखें, तो एक काइट वास, एक इसका तो प्रयोग होना नहीं है, तो आप इस क्वेश्चन को डेफिनेटली छोड़ ही सकते हो। वहीं आपका जो डी दिया गया है, मेड का प्रयोग यहाँ होगा नहीं। वहीं आप दो क्वेश्चन रह गए, दो आपके लिए रह गए हैं, ए और सी। ए और सी में आप यहाँ पर देख पाओगे कंपैरिजन किसका प्रयोग होगा और किसका प्रयोग नहीं होगा। तो वाज है, और वाज वाले सेंटेंस में क्या होता है आपको पता होगा, कंटिन्यूस वाले जो सेंटेंस होते हैं उसका जो पैसिव बनाते हैं तो उसके लिए बैंक का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से इसका जो राइट आंसर है सी हो जाएगा। तो जो 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है, पहले मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट में कहीं ना कहीं सदी हुए क्वेश्चन लेकर आया हूँ। और जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे कहीं ना कहीं मैं आपके लिए जो प्रैक्टिस सेट है कहीं ना कहीं हार्ड की तरफ लेकर जाऊँगा। तो आई थिंक आपके समझ में सब कुछ आ गया होगा किस तरीके का पैटर्न रहता है। और जो आपका 4 से 5 नंबर का आपका पैसेज आता है, 4 नंबर का, तो इसमें आपको क्या करना है, पैसेज में मैं आपको बताऊंगा नहीं। यदि आप किसी कैंडिडेट को पैसेज हल करने में कोई दिक्कत हो तो वो बता देना, हम पैसेज को यहाँ पर कराएंगे नहीं। और यदि किसी कैंडिडेट बोलता है कि पैसेज को भी बताइए किस तरीके से करना है, तो पैसेज पर भी हम वीडियो बना देंगे। तो इंग्लिश के ये 15 क्वेश्चन है, आई थिंक आपकी समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर, किस तरीके से आपका रागा का सिलेबस रहता है। भाग 2 में आ चुके हैं। तो भाग 2 में आपका रागा से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रागभाग में पहले ही आपको बता चुका हूँ, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपके 1 से 2 क्वेश्चन करंट अफेयर के भी होंगे। देखिए मैं सभी क्वेश्चन, यदि आपने ये प्रैक्टिस सेट देख लिए तो आई थिंक आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा जीके का जो आपके एग्ज़ाम में आए और उस क्वेश्चन को मैं आपके लिए ना कराऊँ। तो आपको यहाँ पर रिलेशन बताना है, जिस तरीके से गधे का रैंकना है उस तरीके से। देखिए यहाँ बंद है, लेकिन बंद नहीं है, बंदर है। कहीं ना कहीं बुक है, बुक में स्प्लेंट गलत दिया गया है, तो इस तरीके से शब्द है जो गलत दिया गया है, आप यहाँ पर बंदर है। तो जिस तरीके से गधा रैंकने से संबंधित है उस तरीके से जो बंदर है चेकने से संबंधित होगा। तो इसका जो राइट आंसर है सी हो जाएगा। वहीं आप यहाँ से देखें, जो श्रृंखला में असंगत आपको संख्या ज्ञात करनी है, तो 22 आप यहाँ से देखें, 22 में आपको असंगत श्रृंखला ज्ञात करनी है। तो 28 के बाद आपका 33 के बाद आपका 31 के बाद 36, 34, 29। तो आप यहाँ से इस पैटर्न को जब देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे 28 में जब आप 5 ऐड करोगे तो 33 होगा। और वहीं आपका जब 33 में 2 ऐड, वहीं आपका 2 माइनस करोगे तो 31 होगा। फिर 31 में आपका 5 ऐड करोगे तो 36 होगा। और 36 में जब आप 2 माइनस करोगे तो आपका 34 होगा। और आपका यहाँ पर जब पैटर्न को देखोगे तो +5 और -2 वाली कंडीशन आ रही है। लेकिन यहाँ पर देखें 36 में से जब आप 2 माइनस करोगे तो 34, और जो नेक्स्ट बारी आएगी +5 की आएगी। 34 में जब आप 5 जोड़ोगे तो आपका 39 आने वाला है। लेकिन यहाँ पर देख क्या रखा है 29। तो इस तरीके से इसका जो असंगत है वह 29 हो जाएगा। इसका जो आंसर है 29 हो जाएगा, अर्थात ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं आप नेक्स्ट देखें 23 में आपको क्या है कि वर्ग गिनने कि इसमें कुल मिलाकर कितने वर्ग हैं। तो इस तरीके का आपका यहाँ कोई आयत दिखाई दे, आप यहाँ से देखें, बहुत ही देखिए सिंपल वर्ग है, स्क्वायर है। तो आपको करना कुछ नहीं है, केवल आपको हॉरिजेंटल और वर्टिकल आपको गिनना है कि कुल मिलाकर कितनी रो हैं और आपके कॉलम कितने हैं। तो आप यहाँ से देखें रो कितनी है, आप यहाँ से देख पाएंगे 1 2 3 4। और आप यहाँ पर कॉलम देखें 1 2 3 4। तो आपस में जो रो हैं और कॉलम है उसमें आपस में आपको गुणा कर देना है। तो रो कितनी है 4 हैं, और आपका वहीं
जो कॉलम है वो कितने हैं, 4 है, तो वही आपका राइट आंसर होगा, अर्थात 16। जो कुल मिलाकर इसमें जो वर्ग बने हुए हैं वो 16, अर्थात इसका जो राइट आंसर है 16 हो जाएगा। आपको 24 में आपको शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे आपको शब्दकोश के अनुसार इसको व्यवस्थित करना है, अर्थात जो अल्फ़ाबेटिकल जो सीरीज होती है उसमें सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा उसके बाद कौन सा आएगा, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर भरना है इसको। तो आप यहाँ से देखें जो डी है सभी डी से प्रारंभ हो रहे हैं, तो इसको हम छोड़ेंगे। जो सेकंड वाले सेकंड पैराग्राफ पर चलेंगे तो यहाँ पर देखें डब्लू है, इसमें वाई है, वहीं आपका यहाँ पर वी डब्लू है और यहाँ पर वाई है। तो जो वाई है वाई डब्लू के बाद आता है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर आने के जो चांसेस रहेंगे या बी से प्रारंभ होगा या फिर सी से प्रारंभ होगा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, हमने पहले 2 शब्द देख लिए हैं और वहीं आपका जो नेक्स्ट तीसरे पर चलेंगे, तीसरा आप यहाँ से देखेंगे ई है और वहीं आपका जो बी है, बी में आपका आई दिया गया है, आई से पहले ई आता है, तो इस तरीके से आपका जो प्रारंभ होने वाला है क्वेश्चन सी से प्रारंभ होगा, अर्थात सी होगा आप सबसे पहले, उसके बाद आपका डी आएगा, बी आएगा, सॉरी आप यहाँ से देखें जो बी है, बी का जो तीसरा अक्षर है वह आई है, तो आपका जो पैटर्न बनेगा वह सी बी। आप यहाँ से देखें जो अब हमको ए और डी में देखना है, ए और डी इसमें से कौन सा पहले आएगा, तो आप यहाँ से देखें जो तीसरा है इसमें डी और वाई, देखिए इसमें भी डी वाई है, तो इसको हम छोड़ देंगे। वही नेक्स्ट देखेंगे इसमें के है और इसके बाद इसका जो तीसरा अक्षर है वह ई है, इसका जो तीसरा अक्षर है ए वाले का वह के है, वहीं डी वाले का जो तीसरा अक्षर है वह ई है, तो ई पहले आता है आपका के से, तो इस तरीके से आपका डी पहले आएगा और डी के बाद आपका ए आएगा, इस तरीके से आपका पैटर्न बन जाएगा सी बी डी ए। तो आप यहाँ से देखें जिसमें अभी आपका सी बी डी ए दिखाई दे आपको उसका आंसर टिक कर देना है, तो इस तरीके से आपका जो राइट आंसर है वह सी बी डी हो जाएगा, अर्थात डी आपका आंसर हो जाएगा। और आपका 25 देखें, 25 में आपको लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, तो आप यहाँ से देखें 1 फिर 8 है आपका, फिर 27 है, वहीं आपका जो सेकंड दिया गया है पहले 64 है, फिर 125 है, फिर आपका 216 है, तो आप यहाँ से देख पाएंगे पहले ए का क्यू है, फिर 2 का क्यू है, फिर बाद में आपका 3 का क्यू कर रहा है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट में आप देखेंगे कि आपका पहले 4 का क्यू है, फिर आपका 5 का क्यू है, फिर आपका ऊपर 6 का क्यू है, तो इस तरीके से इसमें भी सेम पैटर्न रहेगा, पहले आपका 7 का क्यू और वहीं आपका ऊपर 9 का क्यू है, वहीं यहीं आपका जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है यहाँ पर 8 का क्यू आएगा, और जो 8 का क्यू होता है वह 512 होता है, तो आपको यह याद होने चाहिए, लगभग आपको ज़्यादा नहीं तो 10 तक क्यू आपको याद होने चाहिए। जो 512 का क्यू है वो 8 का जो क्यू है 512 हो जाएगा, अर्थात इसका जो राइट आंसर है वह सी हो जाएगा। आपको 26 या 26 में आपको अक्षर का चयन करना है, जिस तरीके से जो संबंध चल रहा है उस तरीके से आपको नेक्स्ट बताना है, नेक्स्ट संबंध कौन सा आएगा। तो आप यहाँ से देखें डी, डी के बाद आपका एच, फिर आपका एल आ रहा है, तो आप यहाँ से देखें डी, डी के बाद आपका फिर एच, फिर एल, फिर उसके बाद पी, टी, एक्स, तो इसी तरीके से आपका जो बी है उसके बाद आपका एफ है और उसके बाद आपका जे है। तो यहाँ पर जो आने वाला है किस तरीके का पैटर्न आएगा, तो आप यहाँ से देखेंगे जो डी है, डी का जो स्थान होता है वह चौथे नंबर पर होता है, वहीं आपका जो एच का जो स्थान होता है वह 8वें नंबर पर होता है, वहीं आपका जो एल है, एल का जो स्थान होता है वह आपका 12वें स्थान पर होता है जब हम अल्फ़ाबेटिकल सीरीज चलते हैं। वहीं आपका जो पी है, पी का जो स्थान होता है वो 16 होता है, वहीं आपका जो टी है, टी का 20 होता है, वहीं आपका जो एक्स है, एक्स का जो स्थान होता है वो 24 होता है। तो आप यहाँ से देख पाओगे 4 की वृद्धि हो रही है, और यहाँ पर आप देखें इसमें आपका 12 प्लस ऐड हो रहा है। आप यहाँ से देखें 4 से जब 16 बनेगा तो इसमें 12 प्लस ऐड करेगा, 8 से आपका जो 20 जाएगा तो इसमें भी आपका 12 ऐड हो रहा है, वहीं आपका जो एल से जब आपका एक्स के लिए जाएगा तो इसमें भी आपका 12 ऐड हो रहा है। तो इसी तरीके से आपको बी एफ जे इसमें भी आपको कुछ नहीं 12 ऐड कर देना है। तो जो बी का स्थान होता है वह दूसरा होता है, या जब 2 में जब 12 जोड़ेंगे तो 14 आ जाएगा, जो 14वें स्थान पर होती है आपकी एन होती है। उसके बाद आपका जो एफ का जो स्थान होता है वो 6वां होता है, जब आप 6 में 12 जोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा, 18वें स्थान में आपका आर होता है, तो आपका आर यहाँ पर आ जाएगा। वहीं आपका जो जे का जो स्थान होता है वह 10वां होता है, जब आप 10 में 12 जोड़ोगे तो आपका 22 आएगा, और जो 22वें स्थान पर होता है आपका वी होता है। तो इस तरीके से पैटर्न बन जाएगा एन आर वी, अर्थात इसका जो राइट आंसर है वह बी हो जाएगा। तो इस तरीके के आपके संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं रीजनिंग में। तो अब आते हैं नेक्स्ट 27 पर। 27
चक्रवर्ती ब्याज से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया, आपका कंपाउंड इंटरेस्टेड से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। आपको क्या करना है, आप यहाँ से देखें, चक्रवर्ती ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 3 वर्ष में 800 रुपये एवं 4 वर्ष में 840 हो जाती है, प्रति वर्ष ब्याज की दर है। तो देखिए कुछ नहीं, आप बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, कोई धनराशि है पी मान सकते हो आप, वो आपका क्या है कि 3 वर्ष में 800 रुपये हो जाती है। वहीं आपका जो 4 वर्ष है, यहाँ से यहाँ तक आने में उसको 4 वर्ष का समय लगता है, और 4 वर्ष में कितनी हो जाती है आपकी धनराशि, 840 रुपये। 840 रुपये 3 वर्ष में वो आपकी 800 रुपये होती है, वहीं आपको 4 वर्ष में आते आते उसको 840 रुपये हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे जो अंतर है वो 40 रुपये का आता है, और 40 रुपये का जो अंतर है 1 वर्ष के दौरान आता है। आप यहाँ से देखें, जो आपकी धनराशि थी 3 वर्ष में 800 रुपये हो गई, वहीं आपकी जो 4 वर्ष है, 4 वर्ष में आपकी 840 हो गई। लेकिन आप यहाँ से देखें 3 से 4 तक उसमें 1 वर्ष का अंतर आया, और 1 वर्ष का जो टोटल मिलाकर जो धन अधिक प्राप्त हुआ उसे 40 रुपये प्राप्त हुआ, और 40 रुपये कितने पर अधिक प्राप्त हुआ, 800 रुपये पर। तो आपको क्या है, इसका प्रतिशत निकाल देना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आपका 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और आज से आप जब इसको ब्याज करोगे तो 8 पंजे 40। तो इसका जो राइट आंसर है 5%, अर्थात आपका 5% ब्याज की दर है। तो इस तरीके से इसका जो राइट आंसर है सी हो जाएगा। 28 में आपको बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना। आप यहाँ से देखें, इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके लिए एग्जाम में पूछे जाते हैं जो नॉन टेक है। और देखिए जो कैंडिडेट यदि कमेंट में आकर बोलते हैं और यदि उनका रेस्पॉन्स अच्छा आता है तो मैं एक नहीं दो दो तीन तीन प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर आऊँगा, और कहीं ना कहीं आपको इन प्रैक्टिस सेटों से बहुत ही बेनिफिट मिलेगा यदि आप वास्तव में ही तैयारी कर रहे हो। तो आप यहाँ से देखें 28 का, आप यहाँ से देखें, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो कोई व्यक्ति 50 रुपये में 2 किलोग्राम कम चीनी खरीदता है। मूल्य वृद्धि के पूर्व कितनी चीनी खरीदी जा सकती थी। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको जब दिखाई दें तो आपको इसमें क्या होता है कि प्राइस या तो फिर घटेगा या फिर बढ़ेगा, और जो प्राइस और जो क्वांटिटी होती है इस तरीके के क्वेश्चन में एक दूसरे के रिवर्सिबल होती है। आप यहाँ से एक अनुमान लगा सकते हो, और आप यहाँ से देखें, इस तरीके आप इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। यदि आपके पास 100 रुपये हैं, और यदि आप जो चीनी है, चीनी की जो कीमत है 40 रुपये किलो है, तो यदि आप चीनी लेने जाओगे तो आपको 2.5 किलो चीनी प्राप्त हो जाएगी। तो वहीं आपका जो प्राइस है बढ़ जाता है, आपका जो प्राइस है 50 रुपये हो जाता है। जो चीनी 40 रुपये किलो मिल रही थी, अब 50 रुपये किलो चीनी मिल रही है। तो आपके पास सेम अमाउंट है 100 रुपये में, तो आप यहाँ से देखोगे जो सेम अमाउंट है और आपकी जो चीनी का मूल्य वह बढ़ चुका है, तो आपको जो चीनी है कम प्राप्त होगी, केवल 2 किलो प्राप्त होगी। तो जब आपका जो रेट है, रेट में जब वृद्धि होती है तो क्वांटिटी में आपकी कमी आती है। मैं यही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप यहाँ से देखें 20% की वृद्धि हो जाए, 20% का मतलब 1/5, और उसमें साफ साफ बोल रहा है कि 20% की वृद्धि हो जाए। पहले 5 की आती थी, अब क्या है कि वह 6 की आ रही है। पहले 5 रुपये की आती थी, अब 6 रुपये की आ रही है। 20%, आप यहाँ से देखें 1/5 और 1/5, 5 का जो 20% एक होगा, और जो वृद्धि हो गई है वह 6, और पहले 5 की अब 6 की आ रही है। लेकिन क्वांटिटी क्या है कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, क्वांटिटी में आपका रिवर्स हो जाएगा। अर्थात पहले 6 किलो आती थी, अब 5 किलो आएगी, क्योंकि इसका जो रेट पहले 5 था, 6 हो चुका है। तो क्वांटिटी क्या है कि क्वांटिटी और जो रेट होते हैं एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो ये पहले का मूल्य है, ये पहले वाली चीनी है भाई, ये वर्तमान वाली चीनी है। लेकिन आप यहाँ से इसमें देखें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन में साफ साफ बोल रहा है कि आपका जो 2 किलोग्राम चीनी कम आती है। लेकिन क्वेश्चन में आप यहाँ से देखें, क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपका 1 किलोग्राम का अंतर आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में आपका 2 किलोग्राम के बराबर, 1 किलोग्राम कितने के बराबर है, 2 किलोग्राम के बराबर है। आप यहाँ से देख पाएंगे इन जो अंतर आता है, आप यहाँ पहले वह 6 किलो खरीदता था, अब 5 किलो खरीद रहा है, तो कितने का अंतर आ रहा है, 1 किलो का। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 किलोग्राम कम चीनी खरीदता है, तो कितने गुना, 1 से 2 गुना। तो इसी तरीके से पहले वाला जो रेट है, पहले वाला भी आपका 2 गुना। आप यहाँ से देखें, इसमें 2 का मल्टीप्लाई, इसमें भी आपका 2 का मल्टीप्लाई, 12 किलो। पहले वह 12 किलो खरीदता था, लेकिन अब कितने किलो खरीद रहा है, 10 किलो खरीद रहा है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन में पूछें मूल्य वृद्धि से पूर्व कितनी चीनी खरीदी जा सकती थी, तो आपका मूल्य वृद्धि से पूर्व 12 किलो चीनी खरीदी जा सकती थी। लेकिन वर्तमान में कितनी चीनी खरीदी जाएगी, तो वर्तमान में केवल 10 किलो ही खरीदी जाएगी। तो इस तरीके से इसका जो राइट आंसर है वह
बी हो जाएगा। आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा। आप यहाँ से नेक्स्ट देखें 29 कितने वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित 10% प्रतिवर्ष चक्रवर्ती ब्याज की दर से 926 रुपये 10 पैसे हो जाएगी। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। इस तरीके के क्वेश्चन में या तो आपका क्यू बना कर देगा या फिर आपका स्क्वायर बना कर देगा। तो क्या है कि जो चक्रवर्ती ब्याज की दर से कुल मिलाकर जो अमाउंट हो जाता है हमारा, जो मिश्र धन प्राप्त होता है 926 रुपये प्राप्त होता है, 926 रुपये 10 पैसे। और कितने रुपये थे मूलधन, जो कितना था 800 रुपये। तो आपको कुछ नहीं करना है इस तरीके के क्वेश्चन में। आप यहाँ से देखें या तो क्यू बन रहा होगा, क्यू नहीं तो आपका स्क्वायर बन रहा होगा। तो आपको यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट को हटाना होगा। जब आप इस पॉइंट को हटाओगे तो जो 926.10 है और इक्वल टू आपका 800 है, तो यहाँ से पॉइंट हटेगा 926.10 और इधर आपका 2 पॉइंट इधर हट रहा है, तो यहाँ पर आपका 2 जीरो बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से 800 का कितना हो जाएगा आपका 80,000। जीरो से जीरो कट जाएगा, तो कुल मिलाकर आपका जो है 926 एक 8,000। तो यहाँ पर इसका आप क्यू बनाकर देखें तो क्यू बन रहा है आपका या 20 का बन रहा है, वहीं आपका यह 21 का क्यू होता है। तो जो समय है आपका, यदि क्यू बन रहा है तो 3 समय होगा 3 वर्ष, और वहीं आपका यदि स्क्वायर बन रहा है तो आपका समय 2 वर्ष हो जाता है। तो इस तरीके से आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इस क्वेश्चन को हल करना है। और 3 वर्ष आपका था, क्यू बन रहा है तो 3 वर्ष। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपकी जो ब्याज है अर्धवार्षिक रूप से दी जाती है। तो अर्धवार्षिक रूप से दी जाएगी तो आपका आधे समय में ही वह पूरा हो जाएगा। अर्थात इसमें साफ साफ बोल रहा है 1 साल में 2 बार ब्याज दी जाएगी। आप यहाँ से देखें अर्धवार्षिक ब्याज की दर से, अर्थात 1 साल में 1 बार की, वार्षिक होता तो 1 साल में 1 बार दी जाती, लेकिन अर्धवार्षिक है तो अर्धवार्षिक में 1 साल में 2 बार आपकी राशि दी जाएगी। तो 3 वर्ष न लगकर आपको कितने समय का वर्ष लेगा, आप जिसमें 2 का भाग दोगे तो इस तरीके से आप कुल मिलाकर आपको 1.5 वर्ष में ही 926.10 रुपये हो जाएंगे 800 रुपये के। आप यहाँ से देखते हैं इसका जो राइट आंसर है डी हो जाएगा। वही 30 या 30 को आप यहाँ से देखें, किसी निश्चित कोड को, फेवर को आप यहाँ से ABEUPTS में के रूप में लिखा जा सकता है। उसी कोड को, डैगर को किस प्रकार लिखा जा सकता है, तो आपका जो फेवर है FAVOUR, उसको आपका जो पैटर्न बनता है, उसका जो पैटर्न है EB और फिर आपका U, फिर आपका इस तरीके से। आपको कुछ नहीं है इसमें, आप ऐड कर रहा होगा, ऐड नहीं तो फिर आपका माइनस कर रहा होगा। इस तरीके का पैटर्न इस तरीके के क्वेश्चन में देखने को मिलता है। तो आप यहाँ से देखें पहले ऐड कर रहा है या फिर माइनस कर रहा है। तो आप यहाँ से देखोगे जो एफ है, एफ के पहले ई आता है, अर्थात इसमें -1 कर रहा है। वहीं आपका जो ए है, ए के बाद बी आता है, इसमें 1 प्लस कर रहा है। तो वहीं आपका जो वी है, वी के बाद आपका एक यू आता है, तो यहाँ भी आपका +1 कर रहा है। वहीं आपका जो ओ है, ओ के बाद आपका पी आता है, उसमें भी आपका +1 कर रहा है। और वहीं आपका, तो आपको इसका निश्चित कूट बताना है जो 30 है, 30 का आपको निश्चित कूट फेवर को आपका एफ में लिखा जाता है, तो आपका जो डैगर है इसको किस तरीके से लिखा जाएगा। तो एफ के बाद आपका ई आ रहा है, अर्थात यहाँ पर आपका 1 माइनस कर रहा है। उसके बाद आपका ए है, ए के बाद आपका बी है, ए के बाद बी आता है, अर्थात आपका ए प्लस कर रहा है। उसी तरीके से आपका डी चलने वाला है। डी के बाद, डी से पहले क्या आएगा आपका सी आएगा, और ए के बाद आपका क्या होता है बी आता है। एक माइनस कर रहा है पहले, फिर आपका एक प्लस कर रहा है। तो जो सी और बी से आपका स्टार्ट होने वाला है, आप यहाँ से देखें ये तो ई से स्टार्ट हो रहा है, ये तो होगा नहीं। अब ये भी आपका ई से स्टार्ट हो रहा है, ये आपका होने नहीं वाला है। अब आपका बी होगा या फिर आपका सी होगा। तो आप यहाँ से देखें जो नेक्स्ट पैटर्न को देखें, जो तीसरा है वी है इसमें आपका, और वहीं आपका जो इसमें यू है। तो वी के बाद आप यहाँ से देखेंगे यू आ रहा है, तो पहले वी फिर यू, अर्थात एक यहाँ पर आपका माइनस कर रहा है। तो सेम यहाँ पर आपको लगाना है जो जी है, जी में आपका एक माइनस हुआ, जब आप जी में एक माइनस करोगे तो आपका एफ आएगा। तो यहाँ पर भी एफ है, यहाँ पर भी एफ है। नेक्स्ट चलेंगे, जो चौथा दिया गया है ओ है, ओ का जो स्थान होता है 15वां होता है। वहीं आपका जो पी है, आप यहाँ से देखें इसके बाद आपका पी है, पी का 16वें नंबर पर होता है, इसमें एक ऐड कर रहा है।
चौथे वाला है, चौथे वाले में आपका क्या है कि 1 ऐड करेगा। तो वहीं आप यहाँ से देखें जो जी है, जी में जब आप 1 ऐड करोगे तो आपका एच आएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ से देखें केवल इसमें ही एच है, इसमें आपका एच दिया गया है। तो इस तरीके से इसका जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखें 3 है, फिर आपका 9 है, फिर आपका 81 है। किस तरीके से पैटर्न बनना है, इस पैटर्न को बनाने की कोशिश करें। आप यहाँ से देख पाओगे 3 के बाद आपका 9 है, तो 3 का स्क्वायर होता है वो 9 होता है, और जो 9 इसका स्क्वायर होता है 81 होता है। इस तरीके से 81 का भी आपको स्क्वायर बताना है। तो इसका 81 का जो स्क्वायर होगा आपका 6561 होगा। इस तरीके से इसका जो राइट आंसर है सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, यहाँ पर भी आपको संबंध बताना है। आप यहाँ से देखें इस क्वेश्चन को 32, जैसे दुर्घटना सावधानी संबंधित है वैसे ही बीमारी कैसे संबंधित है। देखिए सावधानी रहेगी तो कहीं ना कहीं दुर्घटना होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे, और बीमारी आने के कब कम चांसेस रहेंगे जब आप स्वच्छ रहोगे। तो इस तरीके से इसका जो राइट आंसर है बी हो जाएगा। राज्य का राज्यपाल से जो संबंध है वही संबंध देश का किससे है। तो आपको पता होगा जो राज्य का जो न्यायिक प्रमुख होता है वह राज्यपाल होता है। इसी तरीके से आपका जो देश का जो अर्थात सेंटर में जो न्यायिक प्रमुख होता है वह राष्ट्रपति होता है। संवैधानिक जो प्रमुख होता है वह राष्ट्रपति होता है, लेकिन जो वास्तविक प्रमुख होता है वह प्रधानमंत्री होता है। तो इस तरीके से इसका जो राइट आंसर है बी हो जाएगा। आप यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, 64 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितनी देर में पार कर लेगी। तो देखिए इसमें आपको क्या है कि समय आपको ज्ञात करना है, और समय का जो फॉर्मूला होता है समय बराबर आपका जो टाइम होता है कुल मिलाकर जो डिस्टेंस है, और कुल मिलाकर उसकी जो स्पीड कितनी है। तो आप यहाँ से देखोगे जो इसकी जो डिस्टेंस है, रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को अर्थात जो बिजली का खंभा है वही इसकी डिस्टेंस है। तो इस तरीके से 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितनी देर में पार कर लेगी। जितनी देर में उस बिजली के खंभे को पार करेगी अर्थात उसकी जो आप यहाँ से देखें ये किसी रेल का मुंह होगा या इसका अंत होगा। तो जब वह अपनी पूरी लंबाई को तय कर लेगी वही उसकी उस लट्ठे को पार कर जाएगी। तो उसके द्वारा जो तय की गई दूरी है 75 मीटर में आपका जो रफ्तार है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है। तो आपको क्या करना है, आप यहाँ से देखें यह मीटर में दिया गया, किलोमीटर में दिया गया, तो आपको 60 को किलोमीटर प्रति घंटा को आपको मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना है 5/18 से कुछ नहीं आपको गुणा कर देना है। तो आप जब इसको काटेंगे तो यह 2 से 9 बार कट जाएगा या 2 से 30 बार कट जाएगा। तो आप यहाँ से देखें कितनी देर में पार कर जाएगी अर्थात इसका जो समय बराबर आपका क्या होता है दूरी। दूरी कुल मिलाकर 75 मीटर आपकी दूरी है, वहीं आपका जो समय कुल मिलाकर कितना निकला था हमारा 30 गुणा 5, और आपका जो 9 है 9 कहाँ पर पहुँच जाएगा ऊपर पहुँच जाएगा। तो आपको यहाँ 75 इंटू 9/30 इंटू 5, तो 30 पंजे 150 होते हैं। आप यहाँ से इसका नीचे का मल्टीप्लाई करोगे और 150 आपका 75 से 2 बार कट जाएगा। तो 9/2 9/2 कितना होता है 4.5 होता है। इस तरीके से इसका जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा। दो नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 36 तो 36 ए तथा बी एक कार्य को क्रमशः 7 तथा 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन काम करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, जबकि ए काम को प्रारंभ करता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको काम ज्ञात करना है अर्थात कुल मिलाकर कितना काम है, और काम आपको जो निकल कर आने वाला है वह दोनों का लासा आपको निकालना है। तो ए कितने दिन काम करता है 7 दिन, वहीं बी जो काम करता है वह 8 दिन आपके लिए काम करता है। कुल मिलाकर 7 और 8 का जब आपका लिए लासा निकल कर आएगा तो कुल मिलाकर 56 निकल कर आ जाएगा, अर्थात कुल मिलाकर 56 काम है। और वहीं एक कुल मिलाकर कितने काम करता है 7 दिन काम करता है। जब 7 दिन काम करता है और काम कुल मिलाकर कितना है 56 काम, तो पर डे कितना काम करेगा वो 8 काम पर डे करने वाला है। वहीं आपका जो बी है, बी कुल मिलाकर 8 दिन में समाप्त करता है, अर्थात 8 दिन में काम समाप्त करता है। टोटल काम कितना है 56 काम है। तो पर डे कितना काम करेगा इसका इसमें जब भाग देंगे तो आपको क्या आ जाएगा 7, अर्थात जो ए काम करता है वह 8 काम करता है पर डे। ए कुल मिलाकर कितने काम करता है 8 काम करता है, वहीं आपका जो बी है कुल मिलाकर 7 काम पर डे करता है। तो क्वेश्चन साफ साफ बोल रहे हैं आपका जो काम है
एक दिन छोड़कर एक काम करता है, वहीं आपका जो काम प्रारंभ ए के द्वारा किया जाता है। आप यहाँ से देखें, जो ए है 8 काम कर रहा है, वहीं आपका जो बी है 7 काम कर रहा है पर डे। तो दोनों कुल मिलाकर कितने काम करते हैं? देखिए, एक दिन में कुल मिलाकर कितना काम होना है? 8 काम होना है, क्योंकि एक बंदा एक दिन ही काम करता है जबकि दूसरा बंदा काम नहीं कर रहा है। वहीं आपका अगले पहले दिन ए जाएगा, वहीं आपका जो दूसरे दिन है, दूसरे दिन आपका बी जाने वाला है। बी कुल मिलाकर 7 काम करता है, तो कुल मिलाकर 2 दिन में काम कितना हो जाएगा? 15 काम। 2 दिन में आपका 15 काम समाप्त हो जाता है। और टोटल काम कितना है आपका? 56 काम है। तो 56, देखिए आपको 56 काम करना है और 15 काम आपका 2 दिन में समाप्त हो रहा है। तो इस तरीके से आपको 56 के नियर अबाउट पहुंचना है। वहीं आपका जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो आपका 15 की 45 और आपका 3, अर्थात इसको इसको भी 3 दिन आना पड़ेगा और इसको भी 3 दिन आना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर 6 दिन आपका यहाँ से हो जाएंगे। और अभी आपका काम कितना बच रहा है? आपका 45 काम हो चुका है 6 दिन में। और अभी आपका काम कितना बचा हुआ है? जब आप 56 में से 45 को माइनस करोगे तो आपका कितना बचेगा? अभी आपके लिए 11 काम बचा हुआ शेष है। तो 11 काम अभी आपको और करना है और 6 दिन ऑलरेडी वो काम कर चुके हैं। तो नेक्स्ट डे किसकी बारी आएगी? 7वें दिन आपकी एक ही बारी आने वाली है। कुल मिलाकर 8 काम करता है, तो 8 काम एक के द्वारा कर लिया जाता है। कुल मिलाकर 3 काम बचता है और कुल मिलाकर 7 दिन आपका काम हो चुका है। तो 3 काम और बचा हुआ है, तो 3 काम बचा हुआ है, एक काम कर ही चुका है। वहीं आपका जो नेक्स्ट डे किसकी बारी आएगी? बी की बारी आएगी। बी कुल मिलाकर कितने काम करता है? 7 काम करता है पर डे। तो 3 काम करने में उसको कितना समय लेगा? 3/7, अर्थात 7 दिन पहले ही लग चुके हैं और प्लस आपका 3/7 ये, तो आपका 7 सही 3/7 दिन उनको कुल मिलाकर लगने वाले। तो इस तरीके से इसका जो राइट आंसर है सी हो जाएगा। 37 का आपको यहाँ से अवरोही क्रम ज्ञात करना है। अर्थात सबसे पहले आपको सबसे बड़ी संख्या, उसके बाद आपको छोटी, उसके बाद और छोटी, इस तरीके से आपको ज्ञात करनी है। सबसे बड़ी, फिर उसके बाद छोटी, फिर उसके बाद और छोटी। तो आप यहाँ से देखिए, जब इसमें आप भाग लगाओगे तो कहीं ना कहीं आपको अधिक समय लगने वाला है। तो आप क्या करें, जो अंश है और जो हर है, हर में से अंश को घटाएं और कहीं ना कहीं आप इजीली फाइंड आउट कर पाओगे। तो जब आप 5 में से 3 को घटाओगे तो आपका 2 बचेगा, हर की जगह आपको हर ही लिखना है। और जब आप 9 में से 7 को घटाओगे तो आपका 2 बचेगा और वहीं आपका हर की जगह आपको हर लिखना है। जब 7 में से आपको 6 घटाना है तो 1 बचेगा, 1/7 आपको 7 लिखना है। तो आई थिंक सभी कैंडिडेट को पता होगा, जब दोनों के अंश कैसे हैं? आपस में समान है, 2/5, 2/9, 1/7। तो जब अंश समान हो और जिस भिन्न का हर वर्ग छोटा होगा वह भिन्न बड़ी होगी। आप यहाँ से देखें, इसको समझने की कोशिश करें। जब अंश आपस में इक्वल हो और हर जिसका छोटा हुआ वही भिन्न बड़ी होगी। तो आप यहाँ से देख पाएंगे 2/5, 2/9, इसमें से कौन सी बड़ी हो जाएगी? 2/5 बड़ी होगी। तो आप यहाँ से देखें 2/5, अर्थात 2/5 किसके लिए प्रयोग किया था हमने? 3/5 वाली भिन्न के लिए। तो 3/5 7/9 से पहले है या फिर नहीं है? आप यहाँ से उस भिन्न को खोजने की कोशिश करें। तो ए में 3/5 है, 7/9 से पहले दिया गया है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन स्टार्ट हो सकता है। और जो आपका बी है, बी में आपका जो 7/9 है पहले दिया गया है, वहीं आपका जो सी में भी 7/9 पहले दिया गया है, वहीं आपका जो डी है उसमें भी आपका 7/9 पहले दिया गया है। इस तरीके से इसका जो राइट आंसर है सी हो जाएगा। वहीं आपका 30 है, 38 को आप यहाँ से इसका मासा आपको यहाँ से ज्ञात करना है। 1.75, 5.6 एंड 7 का आपको महत्तम समावर्त ज्ञात करना है। तो आपको क्या है कि जो पॉइंट है, पॉइंट आपको हटा देने। तो आप यहाँ से देखें, इसमें 2 पॉइंट है, इसमें 1 पॉइंट है, इसमें एक भी पॉइंट नहीं है। तो आपको पॉइंट घटाने के लिए आप इसको पॉइंट हटा सकते हो यहाँ से। केवल हमने 2 पॉइंट यहाँ से हटाए हैं, इसमें 1 पॉइंट है और एक और हमको हटाना है, एक 0 लग जाएगी यहाँ पर, लेकिन साथ में कोई पॉइंट नहीं है। हमने यहाँ पर 2 ऑलरेडी पॉइंट हटा चुके हैं, तो यहाँ पर 7 के पीछे 2 0 आ जाएंगे। तो आपको जो एक्चुअल तौर पर जो मासा ज्ञात करना है वो 175, 560 और 700 का आपको यहाँ से HCF ज्ञात करना है। तो HCF ज्ञात करने के लिए आप यहाँ से 3 जब संख्या दी गई है तो 2 नियर अबाउट संख्या देखें और बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या घटा सकते हैं। तो आप यहाँ से देख पाएंगे जो 700 है, 700 और 560 एक दूसरे के नज़दीक है और 175 है, 560 एक दूसरे के इतने नज़दीक है नहीं जितना आपका 560 और 700 एक दूसरे के नज़दीक है। तो
जब आप 700 में से 560 को जब आप माइनस करोगे तो आपका 140 आएगा। तो आप सबसे पहले जो भी माइनस आ रहा है उसको डिवाइड करने की कोशिश करें उससे। देखिए महत्तम समापवर्त क्या होता है, वो बड़ी से बड़ी संख्या, जितनी भी संख्या दी गई उनको आप डिवाइड कर दें पूरी तरह। तो यहाँ पर 140 है और 140 जब आप 175 से डिवाइड करने जाओगे तो कटेगा नहीं। 560 तो कट जाएगा, 700 भी कट जाएगा, लेकिन आपका 175 नहीं कटेगा। तो आपका जो HCF 140 तो नहीं होगा। तो क्या करना है, 140 को आपको फिर से डिवाइड तोड़ना है दो पार्टों में। तो आप इस दो पार्टों में किस तरीके से तोड़ोगे, 35 इंटू 4। तो इसमें बड़ी संख्या देखें, बड़ी संख्या आपका 35 है। 35 को आपको क्या करना है, 35 से 175 को भाग देने की कोशिश करें, फिर 560 को भाग देने की कोशिश करें, तो वही आपका 700 से फिर से विभाजित करने की कोशिश करें आपको 35 से। तो आप यहाँ से देख पाओगे 35 से ये भी पूरी तरह कट रहा है, वहीं आपका 560 भी पूरी तरह से कट जाएगा, वहीं आपका 700 भी पूरी तरीके से कट जाएगा। तो आपका जो मासा हो जाएगा 35 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं पहले ही 2 पॉइंट हटा चुका था, उस तरीके से आपका जो मासा है 2 पॉइंट लग जाएंगे। यहाँ पर आपका जो मासा है 0.35 आपका मासा हो जाएगा HCF, अर्थात इसका जो राइट आंसर है डी हो जाएगा। 39, एक व्यक्ति ने 100, आप यहाँ से देखें, एक व्यक्ति ने 100 रुपये अपने मित्रों में बराबर बांटे। यदि उसके 5 मित्र अधिक होते तो प्रत्येक को 1 रुपया कम मिलता। उसके कितने मित्र थे। देखिए जब आप इस क्वेश्चन को करने जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको समय लगेगा। तो आप क्या है, किस तरीके क्वेश्चन को करने के लिए आप ऑप्शन का भी सहारा ले सकते हैं। तो आप यहाँ से देखिए, जो 100 रुपये माना कि आपका ये एक के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन करना है, क्योंकि आपके लिए वहाँ पर बहुत कम समय रहता है। तो 100 रुपये हैं, उसके मित्र आपने माना 20 मित्र हैं, तो कुल मिलाकर आपका 5-5 रुपये उसको मिल जाएंगे। यदि आप उसके 20 मित्र रहे हुए हैं और 100 रुपये उसको थे उसके पास, तो उसने 5-5 रुपये सभी को लिए बांट दिए होंगे और कुल मिलाकर उसके 20 मित्र रहे होंगे। लेकिन क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है, यदि उसके 5 मित्र अधिक थे, अर्थात हमने कितने माने 20, लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है, 5 मित्र अधिक थे अर्थात 25 मित्र, तो प्रत्येक को 1 रुपया कम मिलता है। 100 रुपये ही थे उसके पास। तो आप यहाँ से देख पाओगे 4 से कट जाएगा, अब कुल मिलाकर कितनी बार कट जाएगा, 4 बार कट जाएगा। 25 से 100, और पहले आपका 5 रुपये मिलते थे, अब आपको कितने रुपये मिल रहे हैं, 4 रुपये। तो आपका 1 रुपये का अंतर आ रहा है और क्वेश्चन भी यही कह रहा है आपका प्रत्येक को 1 रुपया कम मिलता है। तो कुल मिलाकर उसके जो मित्र थे 20 मित्र रहे होंगे। तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को कहीं ना कहीं आप ऑप्शन के भी थ्रू कर सकते हो। सिक्योरिटी, आप एक नाव एक निश्चित बिंदु तक 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस प्रारंभिक बिंदु पर लौट आती है। पूरी यात्रा में नाविक की चाल कितनी है। तो आप यहाँ से देखें, जब भी कोई आपका नाव हो या फिर आपकी बस हो, गाड़ी हो, कोई भी हो, एक बिंदु बी से जाती है और दूसरे बिंदु बी तक, एक बिंदु ए से प्रारंभ होकर बिंदु बी तक जाती है और बी से फिर वापस होकर उसी ए बिंदु पर आ जाती है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, 2xy अपॉन x प्लस वाई, अर्थात जाने की दूरी, जो जाने के लिए उसने चाल चली थी और वहीं आपका जो आने के लिए चाल चली थी, उन दोनों को आपस में गुणा करना है, साथ साथ में 2 की गुणा करना है और उन दोनों चाल को आपस में जोड़कर उसका भाग लेना है। तो आप यहाँ से देख पाओगे 2xy, अर्थात जो जाने की चाल कितनी है उसकी 15 है, वहीं आपका जो आने की चाल है वह 10 है, और 10 और जब आप 15 जोड़ोगे तो 25 होगा। 25 आराम से इसको आपस में काट सकते हो। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। तो कुछ करना नहीं आपको। यहाँ पर देखिए 25, देखिए आप 15 और जब आप 10 का गुणा करोगे तो 150 आएगा। तो 25 से आप 150 काटोगे तो कहीं ना कहीं 6 बार कट जाएगा। 25 का 150 और 6 का और 2 का आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 12 आ जाएगा। इस तरीके से आप कुल मिलाकर उसकी जो औसत चाल है वह 12 रही होगी। नेक्स्ट देखें 41 भी आपका रीजनिंग थी। फिर आप यहाँ से देखें, आपका थोड़ा जीके इसमें आ गया। आप जीके का पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जीके क्वेश्चन भी आपके लिए पूछे जाते हैं। मृत जीवों और जानवरों को खाद्य मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को इस प्रकार से जाना जाता है। तो जो मृत जीव और जानवरों को खाद्य मिट्टी में परिवर्तित करते हैं उन सूक्ष्म जीवों को हम क्या कहते हैं, अपघटन करने वाले। जीवाणु अलग होते हैं, फंगस में आपका अलग होता है, वहीं का प्रोटोजोआ भी अलग होता है। आपने सुना होगा जो मलेरिया होता है प्रोटोजोआ के द्वारा होता है।
तो इस तरीके से जो मृत जीवों और जानवरों को खाद मिट्टी में परिवर्तित करते हुए अपघटन करने वाले होते हैं। ये आपका जो 42 है, भूजल रिसाव के द्वारा रिचार्ज हो जाता है। कुछ स्थानों पर भूजल भौमजल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच होता है। इस जल को क्या कहते हैं? तो इस जल को हम एक्वीफर कहते हैं। ये आपका जो 43 है, विषाणु के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? तो विषाणु के कारण आपको पेचिस होता है। वही आपका जो हैजा जो क्षय रोग आपका बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले रोग हैं। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके लिए देखने को मिलेंगे। आपका विटामिन से संबंधित आपका, और आपका विषाणु से कौन कौन से रोग होते हैं, जीवाणु से कौन कौन से रोग होते हैं, इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हो सकता है आपका विटामिन के लिए रासायनिक नाम पूछ ले, विटामिन ए का रासायनिक नाम, विटामिन बी का नाम, और आपके इनसे होने वाले रोग। तो आपको इनको याद कर रखना है। आपका 44 ग्रामीण आवास निधि को वर्ष में स्थापित किया गया था ताकि प्राथमिक ऋण संस्थाओं को प्रतिस्पर्धा दरों पर ग्रामीण क्षेत्रों में लक्षित समूहों को आवास वित्त प्रदान करने के लिए धन उपलब्ध कराने में सक्षम बनाया जा सके। तो देखिए, आपको पता होगा सब पहले क्या था, जो आवास बनते हैं, जो जो करंट की जो बीजेपी सरकार है, उसका जो लक्ष्य है 2022 तक जो ग्रामीण स्तर पर है, जो बीएलपी कार्ड धारक है, उन सभी के लिए कहीं ना कहीं आवास की व्यवस्था करना उसका मुख्य उद्देश्य है। उसमें उद्देश्य भी पूछा जा सकता है 2022 तक सभी के लिए आपका आवास की व्यवस्था करना। इसकी जो व्यवस्था की गई थी आपका 2016 से 17 में की गई थी। पहले से इंदिरा आवास के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसे ग्रामीण आवास के नाम, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास के नाम से जाना जाता है। आपको लक्ष्य पता ही चल चुका होगा। और इसमें जो कुल मिलाकर जो धनराशि दी जाती है वह केंद्र और राज्य दोनों द्वारा दी जाती है। जो पूर्वोत्तर राज्य है, पूर्वोत्तर राज्य में क्या होता है कि आपका 90/10 का रेशियो रहता है। आपका जो केंद्र सरकार है वह 90% देगी कुल राशि का। वहीं आपका जो राज्य सरकार है वह 10% देने वाली है। वहीं आपका जो केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेशों में जितना भी खर्च आएगा आपका केंद्र सरकार देगी। वहीं आपका जो राज्य में आपका 50-50 का रेशियो रहता है। वहीं आपका जो 45 का देखिए, जितने भी आपके महत्वपूर्ण है, जितने भी आपकी खोज है, आविष्कार है, उनको भी एक बार अवश्य देखें। फ्रैंक विटलन द्वारा निम्नलिखित से किसका आविष्कार किया गया था? तो जो फ्रैंक विटलन थे उसके द्वारा जो जेट इंजन का आविष्कार किया गया था। तो मैं आपकी जब 12 से 13 प्रैक्टिस कराऊंगा डेली, तो कहीं ना कहीं डेली आपके लिए आविष्कार लेकर आऊँगा। और यदि आपका रेस्पॉन्स अच्छा है तो कहीं ना कहीं एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा जितने भी अब तक आपके पूछे गए हैं आविष्कार महत्वपूर्ण। आपका 46 एशियाई खेल 2018 की डबल ट्रैप शूटिंग में रजत पदक विजेता 15 वर्षीय शार्दुल विहान उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? तो देखिए, ये तो क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन 2018 का जो एशियाई खेल हुआ था वह कहाँ हुआ था? तो 2018 का जो एशियाई खेल हुआ था वह इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता और कोलंबर्ग दोनों में संयुक्त रूप से किया गया था। कहाँ किया गया था? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता और कोलंबर्ग में किया गया था। तो आपका वेन्यू पूछा जा सकता है, और साथ साथ में आपके लिए ये भी पूछा जा सकता है कि 2022 का जो एशियाई खेल है वह कहाँ पर होने वाला है? तो 2022 का जो एशियाई खेल है वह आपका चीन में प्रारंभ हो जाएगा। कब प्रारंभ चीन में होगा? इसका जो वेन्यू है, इसका इसका जो होस्ट है वह चीन करने वाला है 2022 में। वही चीन यहाँ से कोरोना निकला था, छोटी छोटी आंख वाले। तो आप यहाँ से इसको देख जाएं, 2022 का जो एशियाई खेल है चीन में होगा। और एशियाई खेलों की जो शुरुआत हुई थी वह 1951 में ईस्वी में हुई थी। और सबसे पहले जो एशियाई खेल खेले गए थे वह नई दिल्ली में ही खेले गए थे। भारत में ही सबसे पहले एशियाई खेल खेले गए थे। जो शार्दुल विहान है, शार्दुल विहान मेरठ से बिलोंग करते हैं। तो आपका जून 2018 को समाप्त होने वाली फसल वर्ष के दौरान अनाज उत्पादन की अनुमानित मात्रा कितनी थी? तो अब थी है नहीं, क्योंकि आपको पता है ये पुराना प्रैक्टिस सेट है। तो 2018 का तो नहीं पूछेगा, हो सकता है 2020 का पूछ ले या फिर 2021 का समाप्त होने तक पूछ ले। तो 2018 की जो समाप्त फसल अनाज उत्पादन की जो अनुमानित मात्रा थी वह 284.83 मिलियन टन थी। और 2020 की जो कुल मिलाकर जो मात्रा प्राप्त हुई है आपकी 297.5 मीट्रिक टन प्राप्त हुई है। वहीं आपका जो 2021 का जो लक्ष्य है, 2021 का जो लक्ष्य है कुल मिलाकर 303.3 मिलियन टन प्राप्त करने की लक्ष्य है। तो इस तरीके से आपको याद रखें 2021 तक का जो कुल मिलाकर लक्ष्य कितना है? 303.3 मिलियन टन। तो इस तरीके से जो 2018 में अनाज उत्पादन की जो अनुमानित मात्रा रखी गई थी वह 284.83 मिलियन टन रखी गई थी।
48 कौन सा देश होते सूर्य की भूमि से जाना जाता है। तो देखिए इस क्वेश्चन से हम अधिक से अधिक वो क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो कौन सा देश उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है, तो उसे हम बोलते हैं जापान। लेकिन पूछे मध्य रात्रि का सूर्य किसे बोलते हैं, तो नॉर्वे। मध्य रात्रि का भूमि किसे कहते हैं, नॉर्वे को कहते हैं। आपका उगते सूर्य की भूमि किसे कहते हैं, जापान को कहते हैं। तो जापान जब आ ही चुका है तो इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर लेते हैं। तो सबसे पहले जापान की संसद कई बार एयरफोर्स के एग्जाम में पूछी गई है। तो जापान की जो संसद है, जापान की संसद का जो नाम है वह डाइट है। क्या है, डाइट। और जापान की जो राजधानी पड़ती है टोक्यो पड़ती है, और टोक्यो में ही आपके ओलंपिक गेम होने वाले थे 2020 में, लेकिन पोस्टपोन कर दिए गए थे। लेकिन अब 2021 में आपके ओलंपिक खेल प्रारंभ होंगे, 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त के मध्य होने वाले। और वहीं आपका 31वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, आपसे ये भी पूछ सकता है इस बार के जो ओलंपिक खेल हैं किस नंबर के ओलंपिक खेल हैं, तो 31वें नंबर के आपके ओलंपिक खेल होने वाले ग्रीष्मकालीन जापान की राजधानी टोक्यो में। तो कुल मिलाकर इंडिया की तरफ से भी क्वालिफाई किया है, तो ये आपके लिए नहीं पूछेगा। लेकिन ओलंपिक की बात चली है तो ओलंपिक से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 से हुई थी एथेंस से। अब आपका इंडिया की बात करें तो भारत 2016 ओलंपिक खेलों की बात करें, इससे पहले 2016 में हुए थे ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में। तो रियो डी जेनेरियो में कुल मिलाकर भारत ने 2 पदक जीते थे। वहीं आपका एक पदक साक्षी मलिक ने जीता था, ब्रॉन्ज मेडल। वहीं आपका जो दूसरा पदक था और पीवी संधू ने जीता था, आपका सिल्वर मेडल जीता था बैडमिंटन में। ये भी आपसे पूछ सकता है साक्षी मलिक है किससे संबंधित है, साक्षी मलिक आपकी रेसलर है। वहीं आपका जो पीवी संधू है आपकी बैडमिंटन खिलाड़ी है। और ये भी आपसे पूछ सकता है आपका जो पहली ऐसी कौन सी महिला थी जिसने ओलंपिक में मेडल जीता था, तो वो आपकी कर्णम मल्लेश्वरी थी, जिन्होंने 2000 में जीता था, सिडनी ओलंपिक में मेडल जीता था, ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और ये भी पूछ सकता है कि आपका किस खेल से संबंधित थी, तो यह वेट लिफ्टिंग से संबंधित थी, अर्थात भारोत्तोलन से संबंधित थी कर्णम मल्लेश्वरी, जिन्होंने भारत के लिए पहला ओलंपिक मेडल जीता था। और लेकिन इंडिया के लिए पहला सिल्वर मेडल किस लेडी ने जीता, तो वह था आपका पीवी संधू बैडमिंटन 2016 में। वहीं आपका पूछे कि भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल कब जीता गया, तो भारत के लिए पहला जो गोल्ड मेडल आया था वो आपका 1928 में आया था, हॉकी की तरफ से आया था। और वहीं आपका जो हॉकी में जो लास्ट मेडल था वो 1980 में आया था। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं जो कि उसके एग्जाम या फिर और भी कोई एग्जाम हो वनडे का उसमें पूछे ही जाते हैं। तो आपको याद रखना पड़ेगा। जापान जापान बता ही चुका हूँ इसकी संसद का नाम, और इसकी जो मुद्रा है, मुद्रा भी कई बार पूछी गई। इसकी जो मुद्रा है वही येन इसकी मुद्रा है। वहीं आपका कोरिया, कोरिया को पता होगा 2 पार्टों में डिवाइड हो चुका है, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया को आपस में जो लैंड डिवाइड करती है वो 38वीं लैंड है। वहीं आपका जो नॉर्थ कोरिया आपको पता होगा, सभी कैंडिडेट जानते होंगे, नॉर्थ कोरिया का जो ताना है वो किम जोंग है। और नॉर्थ कोरिया की जो कैपिटल पड़ती है वो प्योंगयांग पड़ती है। वहीं आपका जो साउथ कोरिया की जो कैपिटल पड़ती है वो श्योर पड़ती है। वहीं कनाडा की बात करें तो कनाडा विश्व का ऐसा इकलौता मात्र देश है जो कहीं ना कहीं सबसे अधिक सीमा बनाता है कनाडा। और वहीं क्षेत्रफल की बात करें तो सेकंड नंबर पर आता है आपका कनाडा। कनाडा की कैपिटल भी पूछ ली जाती है, ओटावा की कैपिटल पड़ने वाली है कनाडा की। कनाडा नॉर्थ अमेरिका का एक देश है। ये भी पूछ सकता है कि देखिए आपका जो अमेरिका और कनाडा को कौन सी रेखा अलग करती है, 49वीं रेखा एक दूसरे को अलग करती है। वही थाईलैंड की बात करें तो थाईलैंड से ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं, इसकी कैपिटल पूछ ली गई है। इसकी जो कैपिटल है बैंकॉक है, उसकी मुद्रा भी पूछ ली जाती है। इसकी जो मुद्रा है थाई है, इसकी मुद्रा है। वही 49 क्वेश्चन को देखें, तानसेन किसके दरबारी कवि थे, तो जो तानसेन थे वो अकबर के दरबारी कवि थे। वहीं आपका 50-50 क्वेश्चन आप यहाँ से देखें, किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर एक विशेष प्रावधान है, तो देखिए विशेष प्रावधान था, अब है नहीं। तो क्योंकि आपको पता होगा 31 अक्टूबर 2019 को धारा 370 को हटा दिया गया केंद्र सरकार द्वारा। तो आपको याद होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन करंट का बहुत ही कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया कि अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था, जम्मू कश्मीर से संबंधित था, विशेष प्रावधान देता था। और वहीं आपका कब हटा दिया गया इसको, 31 अक्टूबर 2019 को इसको हटा दिया गया है। 31 अक्टूबर को ही हम यूनिटी डे मनाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर। तो इस तरीके से आपको ये भी पता होना चाहिए, ये भी आपसे पूछ सकता है कि वर्तमान में जम्मू कश्मीर का जो
लेफ्टिनेंट गवर्नर है कौन है? तो वर्तमान में जम्मू कश्मीर का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो आपका मनोज सिन्हा है। कौन है? मनोज सिन्हा। कुल मिलाकर यही आपसे क्वेश्चन इस तरीके से बेसिक बेसिक आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और देखिए जब आप वो 12 से 13 प्रैक्टिस सेट कर लेंगे तो कहीं ना कहीं जितने भी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बनते हैं जीके के हों, चाहे आपका रीजनिंग के हों, आपका इंग्लिश के हों, मैथमेटिक्स के हों, सभी क्वेश्चन मैं आपके लिए कराने की कोशिश करूँगा। तो थैंक्स जैन।